प्लांट्स। कल मैंने आपको ये बताया था कि एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे कि एक्वेटिक प्लांट में एडाप्टेशन किस प्रकार का होता है। एडाप्टेशन क्या है, अनुकूलन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि एडाप्टेशन क्या है। मैंने आपको बताया है कि जब किसी जीव में किसी वातावरण के प्रति रहने के दौरान विशेष संरचनाओं का विकास या निर्माण हो जाता है, विशेष अंग डेवलप हो जाते हैं या विशिष्ट कोशिका डेवलप हो जाती है, तो यह क्रिया एडाप्टेशन या अनुकूलन कहलाता है। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कश्मीर में रहने वाला मनुष्य गोंडा में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, जबकि गोंडा में रहने वाला मनुष्य कश्मीर में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट पढ़ाए थे, अब हम इनका अनुकूलन देखते हैं। फर्स्ट अनुकूलन हम लीफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए आकारिकी में अनुकूलन। फर्स्ट हेडिंग आकारिकी में अनुकूलन, इसकी सब हेडिंग हो जाएगी आकारिकी में अनुकूलन। हम दो भागों में इसे बांटकर पढ़ेंगे, यानी मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन, एडाप्टेशन इन मॉर्फोलॉजी, एडाप्टेशन इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आकारिकी में अनुकूलन क्या है, पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि मेसोफिटिक प्लांट्स और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में क्या अंतर है। पहले से आप क्लियर कर चुके हैं कि मेसोफिटिक प्लांट्स और जीरोफिटिक प्लांट्स या तो कम नमी वाले प्लेस पर पाए जाएंगे या तो फिर एक समान नमी वाले प्लेस पर पाए जाएंगे, जबकि हाइड्रोफिटिक प्लांट्स ऑलवेज मैक्सिमम वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब हम इस आकारिकी के एडाप्टेशन को भी तीन कैटेगरी में बांटेंगे। आकारिकी मतलब क्या होता है ये थोड़ा जान लीजिए। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और द फीचर्स ऑफ द प्लांट, यानी किसी भी पादप की बाह्य आकारिकी में जो परिवर्तन है उस प्रकार के एडाप्टेशन को हम आकारिकी में अनुकूलन कहेंगे। बाह्य आकारिकी क्या है, फॉर एग्जांपल इस समय मेरा जो हाथ है, दिस इज नॉट ए हैंड, दिस इज द प्लांट। एक पौधा है तो दिस इज द स्टेम, या एक तना है, दिस इज द लीफ। ये कौन सा पार्ट है, लीफ। एंड द सम पार्ट्स प्रेजेंट द लोअर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, दिस इज द रूट। यानी हम किसी पादप को अगर दृष्टि से देखें और हमें बाहर जो जो संरचनाएं दिखाई दे, दिस इज द मॉर्फोलॉजी। वो क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहला अनुकूलन हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, और मॉर्फोलॉजी का भी अनुकूलन तीन कैटेगरी में बंट जाएगा। पहला अनुकूलन हो जाएगा पत्ती में अनुकूलन। कौन सा हो जाएगा, पत्ती में अनुकूलन। दूसरा किसमें हो जाएगा, तने में अनुकूलन। और तीसरा किसमें हो जाएगा, जड़ में अनुकूलन। पत्ती, तना तथा जड़ में अनुकूलन, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ एडाप्टेशन इन द मॉर्फोलॉजिकल ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स पर आ जाएंगे। तो एक लाइन लिखकर फिर आप फर्स्ट पर आ जाएंगे, पत्ती में अनुकूलन। लिखें, जलीय पादपों की बाह्य आकारिकी में, जलीय पादपों के बाह्य आकारिकी में पाए जाने वाले अनुकूलन को, जलीय पादपों के बाह्य आकारिकी में पाए जाने वाले अनुकूलन को पत्ती में अनुकूलन कहते हैं। पत्ती में अनुकूलन कहते हैं, सॉरी, बाह्य आकारिकी को आकारिकी में अनुकूलन कहते हैं। पत्ती को काट देंगे, आकारिकी लिख लेंगे। स्टार्टिंग से दोबारा सुनेंगे, जलीय पादपों में बाह्य आकारिकी में पाए जाने वाले अनुकूलन को बाह्य आकारिकी अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। ए हेडिंग कर लेंगे, पत्ती में अनुकूलन। ए हेडिंग पत्ती में अनुकूलन, और डायरेक्ट लिखेंगे और फिर सुनेंगे। पत्ती में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन लीव्स। मैं केवल दो एग्जांपल लेकर लिखा रहा हूं, डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को रखते हुए। देखिए, नंबर 1, जलीय पादपों की पत्तियां बेलनाकार, लंबवत, बेलनाकार, लंबवत, बेलनाकार, लंबवत, गहरे रंग की, गहरे रंग की व गहरे रंग की
व कमजोर होती हैं। गहरे रंग की व कमजोर होती हैं। गहरे रंग की व कमजोर होती हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लावी पादपों के अंदर। गहरे रंग की व कमजोर होती हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लावी पादपों के अंदर। प्लावी पादपों के अंदर। ठीक है, मैं एडाप्टेशन जो लीफ का है इसे दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। तो पहले को देखेंगे प्लावी पादपों के अंदर। इनके अंदर प्लावी पादप। प्लावी पादप मतलब डी टाइप प्लांट्स प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। ऐसे पौधे जो जल के अंदर प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लावी पादप कहेंगे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जितने भी एक्वेटिक यानी जलीय पौधे जल के अंदर रहते हैं उनकी पत्तियां बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, लंबवत होती हैं या गहरे रंग की होती हैं। दोबारा सुनेंगे, मैक्सिमम जितने प्लांट जल के अंदर पाए जाते हैं उनकी पत्ती का बाह्य आकार लंबवत, बेलनाकार या गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी जान लेते हैं। इनकी पत्तियां अगर चौड़ी हो, देखिए दिस स्ट्रक्चर इज द सिलेंड्रिकल शेप एंड दिस स्ट्रक्चर इज द ब्रॉड शेप। दोनों में अंतर आ रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज द ओवल शेप। समझ पा रहे? अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल बताया कि इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? बेलनाकार। कल्पना करो उसके बाद में ये पत्ती इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से ना हो, क्लियर, यानी चौड़ी हो जाए। तो ये जब जल के अंदर है, जल बहेगा, जल बहने के दौरान ये पत्ती टूट जाएगी, बिकॉज ये जैसे बेंड होगी पत्ती टूट जाएगी और पत्ती के टूटने से प्लांट नष्ट हो जाएंगे। अगर वो ओवल शेप होती हैं तो भी टूट जाएंगी। अगर वो बेलनाकार हैं तो जिस दिशा में जल बह रहा होगा उस दिशा की तरफ मूव कर सकती हैं, फिर वो लचीली रहेंगी और टूटेंगी नहीं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार अगर वो छोटे आकार की हो जाए तो इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी फोटोसिंथेसिस की। अगर वो लंबवत हो जाती हैं तो जल के अंदर अधिक प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगी, क्योंकि जल के अंदर सनलाइट कम जाती है और इन्हें अधिक सनलाइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। गहरे रंग का मतलब ये है इनमें क्लोरोफिल ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वह फोटोसिंथेसिस में सहायता करेगा। अर्थ समझ में आ रहे? एक बार रिवाइज करता हूं। जितने भी प्लांट्स जल में रहते हैं अगर वे प्लावी पादप हैं तो उनकी पत्ती बेलनाकार होती है, क्योंकि वह प्लांट्स को कंप्लीट उस लीफ में सरवाइव रहना होता है, जल उन्हें हानि ना पहुंचा पाए। उनकी पत्तियां लंबवत होती हैं क्योंकि वह अधिक फोटोसिंथेसिस कर पाए, और गहरे रंग की हो जाती हैं क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट अधिक प्रेजेंट होता है, क्योंकि सनलाइट कम जल के अंदर प्रवेश कर पाती है। ठीक है, और दूसरा लिखे नेक्स्ट लाइन से, लाइन छोड़कर लिखेंगे, जलीय पादपों में वे पादप जो जल की सतह पर तैरते हैं। जलीय पादपों में वे पादप जो जल की सतह पर तैरते हैं। जल की सतह पर तैरते हैं, उनका पर्णवृंत फूला हुआ होता है। उनका पर्णवृंत फूला हुआ होता है। उनका पर्णवृंत फूला हुआ होता है तथा पर्णवृंत फूला हुआ होता है तथा पर्णवृंत में वायु कोश पाया जाता है। फूला हुआ होता है तथा पर्णवृंत में वायु कोश पाया जाता है, जो उन्हें तैरने के लिए अनुकूल बनाता है। जो उन्हें तैरने के लिए अनुकूल बनाता है। जो उन्हें तैरने के लिए अनुकूल बनाता है। सेकेंड एडाप्टेशन देखें। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था फ्लोटिंग प्लांट का, आइकार्निया का प्लांट। क्या बनाया था? आइकार्निया का प्लांट। यहां मैं आपको कई चीजों को समझा पाऊं तब आपको जाकर टॉपिक पर पहुंचा पाऊंगा। सबसे पहले अगर आपने मार्फोलॉजी पढ़ा नहीं है, कुछ विद्यार्थियों ने ही पढ़ा है, यानी आपने एक चैप्टर मार्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट नहीं पढ़ा है, तो पहले देखें एक पत्ती का जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, जो एक गहरे हरे रंग का पार्ट है और चपटा वाला हिस्सा है,
दिस पार्ट इज नोन एज द लेमिना, इसे क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। एंड द पार्ट्स ऑफ द लीफ ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द लेमिना, दिस इज नोन एज द मार्जिन ऑफ लेमिना, इसे क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ लेमिना कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको लीफ की मॉर्फोलॉजी में समझा रहा हूँ। इसके अलावा पत्ती के मध्य में एक सीधी रेखा लास्ट पोर्शन तक जाती है, टिप तक, उसे हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। क्या कहेंगे? मिड रिब। और वह पार्ट जो पत्ती का पॉइंटेड हो जाता है लेमिना वाला, इसे हम एपेक्स ऑफ लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स ऑफ लेमिना। इसके अलावा पत्ती का वह हिस्सा जो पादप के तने से जाकर जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। आ रहा है समझ में? देखिए, पत्ती का हरे रंग का चपटा सा भाग क्या कहलाएगा? लेमिना कहलाएगा। पत्ती के लेमिना के किनारे वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? मार्जिन ऑफ लेमिना कहेंगे। पत्ती के लेमिना का टिप वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? एपेक्स ऑफ लेमिना कहलाएगा। पत्ती के मध्य में एक लंबी सी रेखा मोटी सी प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। और उसी से और देखें, बहुत सारी ठीक है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिब कहते हैं। और जब वही मिड रिब नीचे आकर एक लंबे से पेडेंसिल के रूप में, एक डंठल जिसे कहते हैं आपकी भाषा में, उसके रूप में तने से आकर जुड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल। पेटियोल कहते हैं। अब मैं आपको पेटियोल पर पहुंचा पाए और पेटियोल ही समझना है। क्लियर? अब यहाँ पर आइए, जितने भी पादप सब मर्ज ना होकर फ्लोटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लोटिंग। इन पादप में एक एग्जांपल ले लेंगे इकार्निया का। किसका ले लेंगे? इकार्निया का। मॉर्फोलॉजी में मैं ये समझा रहा हूं कि इकार्निया जैसे प्लांट में, मैंने कल आपको डायग्राम बनाया था बट रिवाइज कर रहा हूं। दिस इज द प्लांट ऑफ इकार्निया। मान लेते हैं ये इकार्निया का प्लांट है, तो इस इकार्निया के प्लांट में जो लीफ का पेटियोल होगा, दिस इज द स्वेल ऑफ पेटियोल। कैसा पेटियोल होगा? स्वेल ऑफ पेटियोल। याद आ रहे हैं? यानी यही हिस्सा जो यहाँ पर एक लंबे से धागे के जैसे है, मोटे से धागे के जैसे है। समझ नहीं पा रहे? कुछ का फेस कह रहा है कि सर पता नहीं क्या चिल्ला रहे हो। वापस आता हूँ, पहले पत्ती की संरचना समझिए, फिर मैं एडाप्टेशन समझा रहा हूँ। इतनी बातें समझ में आ रही है? वापस आइए। पत्ती का फ्लैटेड ग्रीन कलर की संरचना, एक पत्ती तोड़ कर लाए, फट जल्दी जाए। तो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कहूँ तो मैं 2 मिनट में अगली टॉपिक पर आ जाऊँ, बट वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। जब तक आप पेटियोल नहीं जानोगे, फिर मॉडिफिकेशन आप पेटियोल जान पाओगे। देखिए, दिस इज द लीफ, यह एक पत्ती है। इस पत्ती का ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर लेमिना है। क्लियर? इसके मध्य में पीछे से देखिए लंबी सी स्ट्रक्चर संरचना गई है, दिस इज द मिड रिब। इस पत्ती का ये जो कॉर्नर है, दिस इज द मार्जिन ऑफ लेमिना। इस पत्ती का ये पोर्शन क्या है? दिस इज द एपेक्स ऑफ लेमिना। इतनी बात समझ में आई? इस पत्ती का ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज द पेटिसिल या पेटियोल। इसे क्या कहेंगे? पेटियोल कहेंगे। अब देखेंगे, इस पत्ती में ये पेटियोल फूला हुआ दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? जो से बोले लंबे से धागे जैसा दिखाई दे रहा है, मोटा सा धागा। बट अब इस पर देखो, इसमें धागा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। यानी अब ध्यान से सुनेंगे, आइकार्निया प्लांट में जो जल में पाया जाता है, यह एक फ्लोटिंग प्लांट होता है। इसका पेटियोल फूलकर मोटा हो जाता है। अब समझ में आ रहा है? यह पेटियोल फूलकर मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ईयर चेंबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईयर चेंबर। ईयर चेंबर क्यों पाया जाता है वो ध्यान से आप जोड़ लेंगे कि जब किसी भी सतह में ऑक्सीजन भरी हो किसी भी पदार्थ में, तो वह ऑक्सीजन भरा हुआ पदार्थ जल के अंदर कभी डूब नहीं सकता है। इसलिए आइकार्निया के प्लांट कभी भी जल में डूबते नहीं हैं, आसानी से तैरते रहते हैं। दिस इज द सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं। आपसे पूछा जा सकता है, जलीय पादपों में पत्तियों में किस प्रकार का रूपांतरण आकारिकी में पाया जाता है? समझाइए। पहला समझाना है कि जलीय पादपों की आकारिकी मुख्य रूप से वे पादप जो प्लावी होते हैं उनमें पत्ती बेलनाकार, लंबवत व गहरे रंग की होती है, जबकि वे पादप जो जल पर तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, उनका पेटियोल स्वेलअप होता है, बड़ा सा भाग बनाता है, फूला हुआ होता है, जिसमें वायु कोश प्रेजेंट होता है और वो आसानी से जल पर तैरते रहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया? बी हेडिंग डाल देंगे, तने में अनुकूलन। मैं दो ही लिखा रहा हूँ, देखें बहुत सारे हैं, 25 तो हैं ही कम से कम, बट मैं केवल 2 लिखा रहा हूँ क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की तरफ दृष्टि रखना है।
नेक्स्ट लिखें तने में अनुकूलन। तने में अनुकूलन पहले डायरेक्ट लिख लेंगे फिर समझेंगे। जलीय पादपों के तने में, जलीय पादपों के तने में अनेक अनुकूलन होते हैं। जलीय पादपों के तने में अनेक अनुकूलन होते हैं। अनेक अनुकूलन होते हैं, जिनमें से कुछ अनुकूलन निम्न हैं। जिनमें से कुछ अनुकूलन निम्न हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हमें ये क्लियर कर लेना है कि तने का कार्य क्या है। ध्यान से देखेंगे किसी प्लांट में स्टेम का क्या वर्क होता है। तो स्टेम के दो मुख्य कार्य हैं। द फर्स्ट वर्क ऑफ स्टेम ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द लीफ रूट्स टू द लीफ। देखिए मान लीजिए कि एक सामान्य प्लांट है, ये छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ। इस प्लांट में इसकी ये जड़ है, इसका ये तना है, क्लियर, और इसकी लीफ है। दिस इज द रूट, दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ। ऑलवेज आप पढ़ चुके हो इसी चैप्टर में कि इनसाइड द सॉइल कैपिलरी वाटर इज प्रेजेंट एंड कैपिलरी वाटर इज ट्रांसफर फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल। यानी इसके जड़ों के मध्य में जो रूट हियर हैं उनसे कैपिलरी वाटर पहले रूट में आएगा। देन द स्टेम क्या करेगा, इसे कहां तक पहुंचाएगा, लीफ तक पहुंचाएगा। आपका ज्ञान और भी पहले से कंप्लीट है कि जल के साथ खनिज पदार्थ भी पत्ती तक ट्रांसफर होते हैं। तो तने का पहला कार्य क्या हो गया, खनिज व जल का स्थानांतरण करना, पहला कार्य। दूसरा देखेंगे तना एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सारी लीफें सूट्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, यानी सारी पत्तियां उसी तने से जुड़ी होती हैं। तो दूसरा कार्य तने का हो जाएगा पत्तियों को तने से जोड़कर या पूरे प्लांट के हिस्से से जोड़कर रखना। अब पहला कार्य देखिए, मैंने बताया अभी आपको इनडायरेक्टली कि तने का कार्य जल का स्थानांतरण करना होता है। ये पादप तो हमेशा जल में ही पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, जोर से बोलिए। कहाँ पाए जाते हैं, जल में। हमारे घर पे गेहूं किधर उत्पादित कराया जाता है, फिर हम एक साल गेहूं खाते हैं, फिर दूसरी साल बोते हैं, फिर उत्पादित कराते हैं। कल्पना करो हमारे घर में गेहूं ही गेहूं चारों तरफ हो, जब से जन्म लिए जब तक मर न जाए तब तक गेहूं ही गेहूं हो, और उसी के भंडार में बैठे हो, तो क्या गेहूं बोएंगे? कल्पना करो बोएंगे? नहीं बोएंगे ना। कल एक एग्जांपल और देते हैं आपको। ठीक है, डेयरी मिल्क का चॉकलेट बहुत पसंद है, आपके घर में डेयरी मिल्क की एजेंसी ही है, तो दुकान पर खरीदने जाओगे? कोई खरीदने जाएगा? सेम एज जब ये प्लांट्स ऑलवेज वाटर में प्रेजेंट हैं तो सूट सिस्टम इज लेस डेवलप। इनका तना तंत्र कम विकसित होता है, क्योंकि जब वो जल में ही है तो कुछ जल को है अवशोषित कर लेंगे तो इनका कंप्लीट वर्क हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन। अब एक और डीप ले चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तने में जल के संवाहन का कार्य कौन करता है? जल तथा भोजन के संवाहन का कार्य वैस्कुलर बंडल करता है। वैस्कुलर बंडल में भी दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम का कार्य जल का संवाहन होता है। तो मैं और डीप अगर ले चलूं, इनका जाइलम वाला तंत्र या वैस्कुलर बंडल भी लेस डेवलप होता है, कम विकसित होता है। अब आप कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट लाइन क्या लिखे वहां पर, एक लोग बोले। जलीय पादपों के तने में अनेक अनुकूलन होते हैं, जिनमें से कुछ अनुकूलन निम्न। पहला लिखेंगे इनका तना अल्प विकसित होता है। इनका तना अल्प विकसित होता है, जिसमें संवहन तंत्र भी कम विकसित रहता है। इनका तना अल्प विकसित होता है, जिनमें संवहन तंत्र भी कम विकसित होता है। क्या किसी ने अभी आज या कल में 2-4 दिनों में तालाब के बगल से निकल रहे हो तो आइकार्निया का प्लांट पूरी गर्दन उठा के ऊपर तक देखा हो, तब दिखाई दिया हो? किसी को ऐसा हुआ है कि इतना लंबा था कि आप देखते ही गए, जब आपकी गर्दन घूम गई तब आइकार्निया देख पाए? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। और सुने, किसी ने कमल का पौधा इतना मोटा देखा कि बस पूरा तालाब ही छका लिया था। मींस वेरी लेस डेवलप पार्ट्स ऑफ द स्टेम। क्यों हो रहा है ऐसा? देखे मैं दो की कल्पना कर रहा हूँ। यूकेलिप्टस इज द मीजोफिटिक प्लांट, मैंगो इज द मीजोफिटिक प्लांट, banyan is the mesophilic plant, clear, and types are the ficus plant is the mesophytic plant। ये सब मध्योतकी पादप हैं, तो जिनमें लंबे लंबे तने होते हैं, जिसके कारण उनकी लंबाई काफी बढ़ जाती है। जबकि इनमें तना विकसित ही नहीं है, तो इनकी लंबाई कैसे बढ़ सकती है? ये छोटे आकार के ही रहेंगे। कंप्लीट करें। आप क्या लिख रहे हैं?
एक फर्स्ट बोले इनका तना अल्प विकसित होता है, जिनमें संवहन तंत्र भी कम विकसित होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे, संवहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम। संवहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम, संवहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का विकास भी कम होता है। जाइलम और फ्लोएम का विकास भी कम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ प्लांट हैं लाइक वाटर लिली एंड पार्ट्स ऑफ द रेननकुलस, सम प्लांट्स लाइक द लेमना एंड सम प्लांट्स लाइक द हाइड्रीला। रेननकुलस, वाटर लिली, लेमना और हाइड्रीला ऐसे पादपों में तना रूपांतरित होकर, ठीक है, राइजोम का फॉर्मेशन कर लेता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ बेस्ट। आपने गांव में एक शब्द बेर्रा सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? और फिर आपने अगर आज के कुछ साल पहले के जीवन को जिया है और जानते हैं, तो आपने एक राइजोम पार्ट सुना होगा जो तालाब से निकाला जाता है, फिर इसको बॉयल करके खाया जाता है, क्लियर, जिसे शायद सिरकी कहते हैं। दिस इज द पार्ट्स ऑफ द राइजोम। ये वाटर लिली का राइजोम वाला हिस्सा है। अब राइजोम क्या होता है मैं जोड़ देता हूँ। आपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा है, देखिए कितने प्रकार के, फर्स्ट आप पढ़े बल्ब, सेकंड पढ़े राइजोम, थर्ड पढ़े ट्यूबर और चौथा पढ़े है कॉर्न। बल्ब, ट्यूबर, राइजोम और कॉर्न, दिस इज द टाइप्स ऑफ द स्टेम कैन मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसको ध्यान से सुनेंगे। तने के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया जाता है तो उसका तना मोटा और बड़ा हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय हो जाता है। आलू किसका उदाहरण है? ट्यूबर का। अदरक किसका उदाहरण है? राइजोम का। बल्ब का उदाहरण क्या है? ओनियन। और कॉर्न का उदाहरण क्या है? ठीक है, अरबी या आप हल्दी कह सकते हैं। अब वापस आते हैं, इनमें तना जो है मुख्य रूप से कुछ प्लांट में राइजोम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे पादप अधिक समय तक उस वाटर पोर्शन पर जिंदा भी रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, क्या लिख रहे थे? संवहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम के विकास भी कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें तीसरा, कुछ पादपों में तना परकंद में बदल जाता है। कुछ पादपों में तना परकंद में बदल जाता है। तना परकंद में बदल जाता है, जिसके कारण वे अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। एक तना और स्पेशली है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, जिसे ऑफसेट स्टेम कहते हैं। याद है सभी को? मैंने आपको बताया था कि इकॉर्निया का प्लांट, देखे इकॉर्निया का प्लांट ग्रुप में होता है, एक समूह में पाया जाता है, जिसका कारण है एक तना एक प्लांट से निकलकर दूसरे को जोड़ रहा होता है। ऐसे तने को ऑफसेट कहते हैं और वह तना केवल जलीय पादप में ही पाया जाता है। इस पॉइंट को रिमार्क में लिखेंगे। Offset type modification of stem is only present in hydrophytic plants. Offset types, offset, O-F-F-S-E-T, offset type modification stem is generally present in, या is only present in, offset type modification of stem is only present in hydrophytic plants. Only present in hydrophytic plants. एग्जाम्पल लिख लेंगे, आइकार्निया। एग्जाम्पल आइकार्निया, जलकुंभी। क्लियर? तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तीसरी हेडिंग डालेंगे, जड़ में अनुकूलन। नेक्स्ट हेडिंग, जड़ में अनुकूलन। सेम टॉपिक पर रहेंगे जहां आपको ज्यादा समझ में आए। जड़ में अनुकूलन, पहला देखें, जड़ का कार्य क्या है? जल को अवशोषित करना। और जड़ का कौन सा हिस्सा जल को अवशोषित करता है? रूट हियर, अभी बताया गया था। दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। जल का कार्य क्या है? जल को अवशोषित करना। और जड़ का कौन सा हिस्सा जल को अवशोषित करता है? रूट हियर। तो अगर हम मीजोफिटिक प्लांट्स की तरफ चले, जो मध्योत्विक पादप होते हैं या मरुद्भिद पादप होते हैं, जीरोफिटिक, उनमें रूट हियर ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा जल अवशोषित करने हैं। और जो जल के भंडार में ही है, उनमें रूट हियर कम पाए जाएंगे।
फर्स्ट समझ में आ रहा है? यानी जलोद्भिद पादपों में मूल रोमों की संख्या कम पाई जाती है या अनुपस्थित होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, जलोद्भिद पादपों में मूल रोमों की संख्या कम पाई जाती है या अनुपस्थित होते हैं। मूल रोमों की संख्या कम पाई जाती है या अनुपस्थित होते हैं। कम पाई जाती है या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कहां अनुपस्थित है कंप्लीटली वो ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेमना, निम्फिया, लेमना, निम्फिया आदि, लेमना, निम्फिया आदि। ठीक है, फर्स्ट क्या बताया गया कि ऐसे पादपों में रूट हियर नहीं पाया जाता है या अगर पाया भी जाता है तो लेस डेवलप होता है। लेमना तथा निम्फिया ब्रह्मांड के दो ऐसे जलीय पादप हैं जहां पर एक भी रूट हियर नहीं पाया जाता है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखे, अगला पॉइंट सेकंड लिख लेंगे, इनकी जड़ें मुख्यतः, इनकी जड़ें मुख्यतः रेशेदार या अपस्थानिक होती हैं। इनकी जड़ें मुख्यतः रेशेदार या अपस्थानिक होती हैं। रेशेदार या अपस्थानिक होती हैं। रेशेदार या अपस्थानिक होती हैं। कल मैंने आइकार्निया का प्लांट बनाया था, वहां पर आपको एडवेंटिशियस रूट समझाया था। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा पादप हो सकता है, एक दो, जिनका मैं अभी नाम क्लियर नहीं बता पाऊंगा, बट 99.99% प्लांट्स ऐसे हैं जो इक्वेटिक कंडीशन में होंगे, उनमें एडवेंटिशियस रूट ही पाई जाती है। कौन सी रूट पाई जाती है? एडवेंटिशियस। एक दो प्लांट हो सकते हैं बट आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं प्रेजेंस ऑफ टाइम। यानी 1% के करीब पादपों को अगर हम छोड़ दे तो सभी पादपों में कैसी जड़ पाई जाती है? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। एक और इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, तीसरा लिखे, नंबर 3 लिखेंगे, इन पादपों में मूल गोप के स्थान पर, इन पादपों में मूल गोप के स्थान पर कोटरिकाएं, मूल गोप के स्थान पर कोटरिकाएं, कोटरिकाएं इंग्लिश में कहते हैं रूट पॉकेट। कोटरिकाएं ब्रैकेट में रूट पॉकेट, और मूल गोप को कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान से देख लें, कोटरिकाएं, और मूल गोप को कहते हैं रूट कैप। कोटरिकाएं पाई जाती हैं, कोटरिकाएं पाई जाती हैं। ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसको समझना पड़ेगा। हम अगर किसी भी किसी भी रूट का टीएस सेक्शन काटे या उसका हम मुख्य रूप से ऑब्जर्व करना शुरू करें, अगर उस रूट का हम सेकेंडरी रूट्स एंड देन उससे निकली हुई टर्सरी रूट, देन उससे निकले हुए रूट हियर पर जाते हैं, तो इस रूट हियर के लास्ट पोर्शन पर ध्यान से देखेंगे कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। दिस इज द वन रूट हियर, दिस इज द सेकंड रूट हियर, दिस इज द थर्ड रूट हियर। देखें मैंने आपको क्या समझाया है, आपको वहां तक पहले पहुंचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टैप रूट। ये कौन सी रूट होगी? टैप रूट होगी। ऑलवेज कल समझा चुका हूं। इस जड़ में पहली जड़ कौन सी होगी? प्राइमरी रूट्स। देन कौन सी होगी? सेकेंडरी रूट्स। देन कौन सी होगी? टर्शियरी रूट। देन इनसे बहुत सारी संरचनाएं निकलेंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे? रूट हियर कहेंगे। जोर से बोले, क्या कहेंगे? रूट हियर कहेंगे। अब अगर हम रूट हियर का टीएस सेक्शन काटते हैं तो उनके लास्ट पोर्शन पर एक विशेष प्रकार की कैप लाइक संरचना पाई जाती है जो उनको बाह्य इन्वायरमेंट से सुरक्षित करने का कार्य करता है। दिस इज नोन एज द रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार दोबारा देखिएगा। जब किसी जड़ का आंतरिक सेक्शन अध्ययन किया जा रहा हो तो उस जड़ों के मूल रोम वाले हिस्से पर आंतरिक भाग में कटोरे के समान संरचना पाई जाती है। बॉटनी के अकॉर्डिंग उसे रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने अभी आपको क्लियर करके बताया है कि किसी भी एक्वाटिक प्लांट में टैप रूट नहीं पाई जाती है, केवल 0.01% को छोड़कर।
तो ऐसे पादपों में जब टैप रूट नहीं होती है तो रूट हियर के साथ मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाएगा, रूट कैप भी नहीं पाया जाता है। बट इसके स्थान पर लेस डेवलप संरचना पाई जाती है। दिस इज नोन एज द रूट पॉकेट, या इन्हें हम कोटरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटरिकाएं। आपको ये कम समझ में आया है, एक बार मैं दोहरा रहा हूं। ज्यादातर पादपों में जिनमें टैप रूट पाया जाता है, इनके तृतीयक जड़ के बाद मूल रोम होते हैं। उन मूल रोमों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर की तरफ कैप लाइक संरचना होती है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं या मूल गोप कहते हैं। जबकि जितने पादप जल में रहते हैं, इन पादपों में मूल गोप नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाते हैं? कोटरिकाएं उपस्थित होते हैं। तो दिस इज द ठीक है कंप्लीट एडाप्टेशन ऑफ द मॉर्फोलॉजी इन एक्वाटिक प्लांट। पहला क्या पढ़ा था? पत्तियों में। दूसरा क्या पढ़े? तने में। और तीसरा क्या पढ़े? जड़ में। ठीक है, मुख्य रूप से एडाप्टेशन। नेक्स्ट हेडिंग कर लेंगे, आंतरिक संरचना में अनुकूलन। आंतरिक संरचना में अनुकूलन फटाफट लिखेंगे बिना किसी हेडिंग के। आंतरिक संरचना में अनुकूलन। आंतरिक संरचना में अनुकूलन। ठीक है, ये जो अनुकूलन आप अभी पढ़े हो, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया गया है। अब इंटरनल सेक्शन में कौन कौन सा एडाप्टेशन होता है, अब मैं बोल रहा हूं, फटाफट सुनिएगा। इनका सूट सिस्टम लेस डेवलप है। सूट सिस्टम लेस डेवलप होगा तो कॉर्टेक्स कम पाया जाएगा, एपिडर्मिस लेस डेवलप हो जाएगी। समझ पा रहे? यानी सूट सिस्टम का आंतरिक भाग कॉर्टेक्स कम विकसित होगा, एपिडर्मिस कम विकसित होगी। इसके अलावा ज्यादातर पादप जल में ही डूबे होते हैं, उनको बचाने के लिए क्यूटिकल लेयर अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? क्यूटिकल लेयर। ये सब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दार्शनिक शब्द बोल रहा हूं, यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। हम तने का टीएस सेक्शन काट देते हैं, और टीएस सेक्शन काटने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। यानी हमने तना काट दिया है, एक सेक्शन बना लिया है, स्लाइड पर 100% बनाने के बाद सूक्ष्मदर्शी पर रख दिया है। अब बोर्ड पर आ जाते हैं। जब हमने सूक्ष्मदर्शी पर रखा तो इसके बाहर एक संरचना दिखाई दी, एक लेयर की, और इस संरचना को बॉटनी वालों ने चिल्ला दिया एपिडर्मिस कहते हैं, तो हम भी एपिडर्मिस ही कहेंगे। यानी इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाहर एक मोटी सी लेयर है जो एपिडर्मिस को ढककर रखती है। दिस लेयर इज नोन एज द क्यूटिकल लेयर। इसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल परत कहते हैं। दो संरचनाएं समझ में आई। देन इसके आंतरिक भाग में कुछ राउंडेड और द ओवल शेप सेल होती हैं, जिन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। में बहुत शार्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको वहां तक पहुंचा रहा हूँ। देन इसके आंतरिक भाग में कुछ विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल में मैंने अभी आपको बताया था, इसी के अंदर जाइलम भी पाया जाता है, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लोएम भी पाया जाता है। तो हमने तना काटा, सूक्ष्मदर्शी से देख लिया, ये सामान्य तना है। अब हम जलीय पादप का तना देखने जा रहे हैं। इन जलीय पादपों के तने में क्यूटिकल जितनी मोटी थी, इससे अधिक मोटी हो जाएगी। पहला अंतर है, जलीय पादपों के तने में क्यूटिकल परत अधिक डेवलप और विकसित होती है, क्योंकि जलीय पादप हमेशा जल के अंदर रहते हैं, जिनके तने को सड़ने से बचाना होता है, इसलिए यह ज्यादा विकसित होते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस है ये लेस डेवलप होती है, कम विकसित होती है। इनका कॉर्टेक्स भी कम विकसित होता है, क्योंकि ये पादप यूकेलिप्टिस के समान काफी बड़े नहीं होते हैं। मैंने भी आपको और बताया था कि इन पादपों में जाइलम, फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल भी कम विकसित होता है, क्योंकि इन्हें ज्यादा दूर तक जल और मिनरल्स का स्थानांतरण नहीं करना होता है। तो फटाफट लिख लेंगे, कितने लोगों को समझ में आ गया है तो ही लिखेंगे, नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं। एपिडर्मिस क्या है? Epidermis is the outermost layer of the stem of the roots of the leaf। ये 3 स्थान पर होती है। देखिए, हम तना काटे हैं तो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, हम पत्ती काटेंगे तो भी एपिडर्मिस दिखाई देगी, और हम अगर जड़ काटेंगे तो नाम बदल जाएगा, एपिब्लेमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिब्लेमा। तो एपिडर्मिस एक बाह्य कोशिका है जो कंप्लीट कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल को सुरक्षित रखता है। इसके बाहर क्यूटिकल पाई जाती है, ये भी सुरक्षित रखने का कार्य करती है। यानी एपिडर्मिस और क्यूटिकल दोनों का कार्य है आंतरिक संरचना को रक्षित करके रखना। लिखिए आप इसके बारे में, फटाफट लिखेंगे। जलीय पादपों में आंतरिक संरचनाएं विशिष्ट प्रकार से विकसित रहती हैं।
जलीय पादपों में आंतरिक संरचनाएं विशिष्ट प्रकार से विकसित रहती हैं। आंतरिक संरचनाएं विशिष्ट प्रकार से विकसित रहती हैं। पुट डाउन करके लिखेंगे। नंबर 1 करें, ए नंबर एक एक लाइन लिखेंगे। क्यूटिकल लेयर या क्यूटिकल परत अधिक विकसित होती है। क्यूटिकल परत अधिक विकसित होती है। क्यूटिकल परत अधिक विकसित होती है। नेक्स्ट लिखेंगे एपिडर्मिस कम विकसित होती है। हिंदी में इसे बाह्य त्वचा कहते हैं। एपिडर्मिस कम विकसित होती है। नेक्स्ट लिखेंगे कॉर्टेक्स तथा संवहन बंडल कम विकसित होता है। कॉर्टेक्स तथा संवहन बंडल कम विकसित होता है। कॉर्टेक्स तथा संवहन बंडल कम विकसित होता है। ठीक है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेटिक प्लांट। समझ गए? जो हमने आकारिकी में और एनाटॉमी दोनों में एक एक अलग करके समझा दिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पेसिफिक पूछा जाता है तो आपको वही आंसर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुने, पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। जलीय पादपों के बाह्य आकारिकी के रूप में पत्ती में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, समझाइए। दिस क्वेश्चन 3 मार्क, तो केवल पत्ती ही बताना है। जलीय पादपों के तने में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो तना बताना है। जलीय पादपों में जड़ में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो जड़ का बताना है। कॉमन क्वेश्चन। जलीय पादपों के आकारिकी में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाइए, तीनों बताना है। जलीय पादप के एनाटॉमी में आंतरिक संरचना में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाइए, पूरा लिखना है। अब आगे सुन लेंगे। जलीय पादप किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें पाए जाने वाले अनुकूलन को समझाइए, पूरा लिखना है जितना मैंने कल से पढ़ाना शुरू कर रखा है। मेरी बात समझ गए ना? तो टाइप्स ऑफ मेनी क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, आप उन्हें चेक कर लेंगे। अब आप सेकंड प्लांट पर आ जाएंगे। दिस इज द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। क्लियर? इसे स्टिक करके सेकंड बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे मध्योद। मीजोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, मीजोफिटिक प्लांट्स क्या है? मीजोफिटिक प्लांट मतलब क्या होता है? देखो, मीजो मीन्स होता है मध्य का। क्या होता है? मध्य का। फॉर एग्जांपल, इसमें से कुछ स्टूडेंट हो जो 4 रोटी खाते हो और आईपीटी वाली 16 रोटी खाते हो। ठीक है, 4-16 में अंतर आया। आप कम खाते हो और हम ज्यादा खाते हैं। इसमें से एक स्टूडेंट है जो आधी रोटी खाता है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? मीजोफाइट्स में या मीजोफिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में। फॉर द बेस्ट एग्जांपल, मैंने पहला प्लांट पढ़ाया जहां पर अधिक जल था, चारों तरफ जल ही जल थे, तो ऐसे प्लांट को हाइड्रोफिटिक कहा गया। मीजो मीन्स क्या होता है? देखिए, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। मीजो मीन्स होता है मीडियम लेवल। क्या होगा? मीडियम लेवल। मीजो मीन्स क्या होगा? मीडियम लेवल। एंड या हम इसे कह सकते हैं मीडियम वाटर। क्या कह सकते हैं? मीडियम वाटर। बट अगर हम फाइटोन की बात करेंगे तो फाइटोन मीन्स प्लांट। क्या हो जाएगा? प्लांट। अगर हम इसका निष्कर्ष निकाले कि दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द मीडियम वाटर ऑफ सॉइल, दिस इज नोन एज द मीजोफिटिक प्लांट्स। ब्रह्मांड के वे पादप जो एक सामान्य स्तर, मध्यम स्तर के जल वाले नमीयुक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम मध्योद्भिद पादप या मीजोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। हमारे गार्डन में लगे हुए प्लांट्स, आपके गार्डन में लगे हुए प्लांट्स, हमारे आसपास के खेतों में लगे हुए प्लांट्स, आपके आसपास के खेतों में लगे हुए प्लांट, लाइक द बेस्ट एग्जांपल गुलाब, गुड़हल, आम, बरगद, पपीता इत्यादि। दीज प्लांट्स आर द मीजोफिटिक प्लांट्स। ये सभी मध्योद्भिद पादप कहलाते हैं। तो पहले इनके बारे में, देन हम मॉडिफिकेशन की तरफ चलेंगे। लिखें इनके बारे में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे पादप जिनमें एक सामान्य ताप व नमी, जिनमें एक सामान्य ताप व नमी युक्त मृदा उपस्थित होती है। सामान्य ताप व नमी युक्त मृदा उपस्थित होती है।
नमी युक्त मृदा उपस्थित होती है उन्हें मीजोफिटिक प्लांट्स या मध्योद्भिद पादप कहते हैं। उन्हें मीजोफिटिक प्लांट्स या मध्योद्भिद पादप कहते हैं। एक बात ब्रेन में आ रही, समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुन लेंगे। अच्छा, आईबी तिवारी अगर 16 रोटी खा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, या तो रामदेव बाबा के साथ रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पचाना है ना, या फिर विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा पाचन क्रिया दुरुस्त रखने के लिए। और जो लोग कम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो 4 ही रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, तो उनको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो उनको भी बादाम शेक पीना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे? यानी एडाप्टेशन कहाँ है, इनडायरेक्टली सारा क्या है, जो ज्यादा जल में है उनको ज्यादा एडाप्टेशन की आवश्यकता है, जो ज्यादा खा रहे हैं उनको ज्यादा कुछ ना कुछ उपयोग करना पड़ेगा पाचन करने के लिए, जो कम खा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट जिनको निश्चित रोटी चाहिए उतना ही खा रहे, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मीजोफिटिक प्लांट्स में किसी विशेष एडाप्टेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनका एडाप्टेशन बहुत ही कम है, जो हम पढ़ेंगे। कंप्लीट करें, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लास्ट लाइन, बोलिए। मृदा उपस्थित होते हैं जिन्हें मीजोफिटिक प्लांट कहते हैं। फुल विराम करके लिखेंगे, इन पादपों के रूप में बगीचे के पादप, इन पादपों के रूप में बगीचे के पादप, घास के मैदान के पादप, बगीचे के पादप, घास के मैदान के पादप, तालाबों के किनारे के पादप, घास के मैदान के पादप, तालाबों के किनारे के पादप, सदाबहार वन, सदाबहार वन आदि श्रेणी के पादप आते हैं, आदि श्रेणी के पादप आते हैं। उदाहरण लिख लेंगे, आदि श्रेणी के पादप आते हैं। उदाहरण लिखें, उदाहरण गुलाब, गुड़हल, गेंदा, आम, बरगद, पीपल आदि। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, आम, बरगद, पीपल आदि। आम, बरगद, पीपल आदि। ठीक है, व्हाट इज द मीजोफिटिक प्लांट्स, एक बार रिवाइज करते हैं। ब्रह्मांड के या पृथ्वी के वे पादप जिनमें एक निश्चित मात्रा में जल और वायु तापमान की आवश्यकता मृदा से होती है, ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, मध्योद्भिद पादप कहते हैं। ऐसे प्लांट्स हमारे आसपास के गार्डन में, हमारे खेतों में, घास के मैदान में, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे उपस्थित होते हैं। ऐसे पादपों का उदाहरण गुलाब, गुड़हल, बरगद, आम, पपीता इत्यादि हैं। अब इनमें कौन सी अनुकूलताएं, विशिष्टताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में लिखेंगे। मैंने इनडायरेक्टली आपको इशारा कर दिया है कि जिनको मीडियम लेवल का एडाप्टेशन, मीडियम मतलब सब कुछ एक निश्चित उपस्थित है, तो इनको ज्यादा एडाप्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे, मध्योद्भिद पादपों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। मध्योद्भिद पादप में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पीछे थोड़ा मैं ले चलता हूं, जो मैंने पढ़ाया है अभी हाइड्रोफाइट्स में सब उल्टा करना है। yes, sir. करना है या नहीं? जोर से बोलिए। yes, sir. कितने लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तना कम विकसित था, तना पूर्ण विकसित होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. कितने लोग समझ पा रहे Yes, sir. हैं? मूल रोम नहीं पाया जाता था, मूल रोम पाया जाएगा। बहुत ही आसान है, मूल रोम नहीं पाया जाता था, मूल रोम पाया जाएगा। वहां देखेंगे क्या प्रेजेंट था, रूट कैप, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, रूट, वहां प्रेजेंट था रूट पॉकेट, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, रूट कैप पाया जाएगा। वहां पर ज्यादातर अपस्थानिक जड़ थी, यहाँ कौन सी होगी, मुसला जड़ पाई जाएगी। क्लियर, सॉरी, वहां मुसला थी, यहाँ कौन सी पाई जाएगी, अपस्थानिक। तो लिखे फटाफट, नंबर 1 लिखेंगे, इन पादपों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। हो गया सर? नंबर 1 करें, देखें, इनका जड़ तंत्र सुविकसित होता है, इनका जड़ तंत्र सुविकसित होता है, इनका जड़ तंत्र सुविकसित होता है, जड़ तंत्र सुविकसित होता है, जिनमें
मूल रोम उपस्थित होते हैं, जिनमें मूल रोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लिखें, इनका तना बेलनाकार, मोटा, शाखित होता है। इनका तना बेलनाकार, मोटा, शाखित होता है। बेलनाकार कामा मोटा शाखित होता है। नेक्स्ट लिखें, ये इसी प्लांट की लीफ है। देखें यहाँ पर, इधर दिस इज मीजोफिटिक लीफ एंड दिस लीफ इज कदम के पौधे की पत्ती। तो ये मीजोफाइट से इनकी पत्ती पूर्ण विकसित, फ्लैटेंड, चौड़ी, गहरे रंग की, लेमिना परजेंट होता है। आ रहा है समझ में? देखिए, इन पादपों की पत्तियां पूर्ण विकसित, चौड़ी, गहरे रंग की। इन पादपों की पत्तियां पूर्ण विकसित, चौड़ी, गहरे रंग की व बड़े आकृति की होती है। बड़े आकृति की होती है। एनाटॉमी की तरफ चल रहे हैं, ये आपका मार्फोलॉजी हो गया। ठीक है, एनाटॉमी में देखें, अगले प्लांट में जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था वहां पर वेस्कुलर बंडल लेस डेवलप था, यहाँ पर क्या होगा? वेल डेवलप पाया जाएगा। क्लियर? जाइलम फ्लोएम कंप्लीट विकसित होंगे। कॉर्टेक्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस भी पूर्ण विकसित होगा। एक परिवर्तन आ रहे हैं, वहां क्यूटिकल मोटी, यहाँ क्यूटिकल पतली पाई जाएगी। फटाफट लिखेंगे, इनका संवाहन ऊतक पूर्ण विकसित, कॉर्टेक्स पूर्ण विकसित, कामा करके लिखें, संवाहन ऊतक पूर्ण विकसित, कामा कॉर्टेक्स पूर्ण विकसित, संवाहन ऊतक पूर्ण विकसित, कॉर्टेक्स पूर्ण विकसित, कामा करके लिखेंगे, बाह्य त्वचा पूर्ण विकसित, जबकि क्यूटिकल अविकसित होती है। जबकि क्यूटिकल अविकसित होती है। ठीक है, these plants are mesophitics and adaptation in mesophytic plant। सबको समझ में आए? नेक्स्ट आएंगे जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, अब ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? जीरोफिटिक मतलब, मेरा एग्जांपल, 4 रोटी खाने वाले या उससे कम खाने वाले, ज्यादा खाने वाले कि कम खाएंगे? कम खाएंगे। ज्यादा क्यों खाएंगे? कम खाएंगे। जब जल कम है तो ज्यादा खाएंगे, कम खाएंगे ना। जहाँ जल ज्यादा था वो ज्यादा खा रहे हैं, जिन बेचारों को रोटी मिल ही नहीं रही है वो कैसे खाएंगे? तो ये कम की कैटेगरी में आएंगे। मैंने आपके ब्रेन में दे रखा है, इसको बिल्कुल घुमाते रहिए। जो ज्यादा रोटी खाए उनको ज्यादा एडाप्टेशन करना पड़ा, जो सामान्य खा रहे ज्यादा एडाप्टेशन नहीं। अभी बेचारे कम पा रहे, तो जिंदा रहने के लिए हो सकता है और भी कुछ खाना पड़े, तो इनको एडाप्टेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। देखें जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में, हेडिंग डाल देंगे जीरोफिटिक प्लांट्स, या इन्हें कहते हैं मरुद्भिद पादप। जीरोफिटिक प्लांट या मरुद्भिद पादप। अगर हम जीरो को जीरो ही मान लें, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, जीरो मतलब जीरो, लेस क्या, नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल पार्ट्स, यानी वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल पार्ट, जीरो के समान, यानी मृदा में जल जीरो शून्य के समान हो, वहां पर पाए जाने वाले प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? मरुद्भिद पादप या जीरोफिटिक प्लांट्स कहेंगे। अब देखिए, जल किसी भी पादप के जीवित रहने का मुख्य साधन है, क्योंकि जल के द्वारा ही उनके भोजन और जल के द्वारा ही उनकी मिनरल्स स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसे पादप जहां पर जल नहीं है, उनको जिंदा रहने के लिए कुछ विशेष एडाप्टेशन करना पड़ेगा, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो समानता पहले इनके बारे में लिख लें, कैसे पादप हैं। देखिए, इस प्रकार के पादप, ऐसे करके लिखिए, इस प्रकार के पादप पृथ्वी के उन भागों में उपस्थित होते हैं जिनकी मृदा अत्यंत शुष्क, जिनकी मृदा अत्यंत शुष्क। इस प्रकार के पादप पृथ्वी के उन भागों में उपस्थित होते हैं जिनकी मृदा अत्यंत शुष्क,
ब्रैकेट में शुष्कोद्भिद, अत्यंत शुष्क ब्रैकेट में शुष्कोद्भिद, ऑब्लिक करके लिखें, जल की अत्यंत कमी, जल की अत्यंत कमी, जल की अत्यंत कमी ब्रैकेट बंद करेंगे, वाली होती है, वाली सर, वाली होती है, ब्रैकेट बंद करके लिखें, फुल ब्राम करके लिखेंगे। ऐसे पादप मरुद्भिद पादप कहलाते हैं, ऐसे पादप मरुद्भिद पादप कहलाते हैं। थोड़ा सा पेन रोककर मैं इमेज भी करा देता हूं। आप सभी बॉटनिकल गार्डन मेरे साथ जल गए थे, लखनऊ बॉटनिकल गार्डन। कितने लोग गए थे? कुछ ही हैं संख्या में, और तो सब यहाँ से धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो जो गए थे उन्होंने चैम्बर देखा होगा। कल्पना करो, मेरे पास इमेज है, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। उस चैम्बर में कुछ कैक्टस की कैटेगरी वाले प्लांट्स देखे थे, यानी एक बाहर से कांच का आवरण था, उसमें लगभग मैंने देखा था 76 स्पीशीज थी, 76 पादपों की प्रजातियां थी जो हमेशा शुष्क स्थान पर पाई गई थी। आपने उस पर अगर नजर रखा हो तो देखा होगा वहां केवल आपको रेता या बालू दिखाई दिया था जिस पर वो पादप ग्रो कर रहे थे। अब बालू या रेते में जल ना के बराबर होता है और उन स्थानों पर वो कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं। इसमें से शायद मानसी के घर से मैंने कैक्टस का नागफनी का पौधा मंगाया था। दिस इज द टाइप्स ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट्स, जो मैं दूसरे क्लास में समझाने के लिए ही मंगाया था। अब हम यहाँ पर एडाप्टेशन अभी पढ़ेंगे, बट एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। जीरोफिटिक कैटेगरी के प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनके जीवन यापन के लिए जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जिनकी मृदा शुष्क होती है, यानी जिनमें मृदा के भाग में जल ना के बराबर पाया जाता है। अब एडाप्टेशन क्या होगा वो एक एक करके लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखें, मरुद्भिद पादपों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। मरुद्भिद पादपों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। एक एक को देखेंगे। पहले तो आकारकी में अनुकूलन लिख लेते हैं, इनको बांट कर ही लिखे। फर्स्ट हेडिंग करें टेस्ट करके, मरुद्भिद पादपों की आकारकी में अनुकूलन। मरुद्भिद पादपों की आकारकी में अनुकूलन, आकारकी में अनुकूलन। चलिए मैं 2 प्लांट्स बोर्ड पर बना रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन करा रहा हूं। इसी का फर्स्ट प्लांट, the second plant। ठीक है, अब यहां पर देखिए, पहले इस प्लांट की तरफ चले जो हम पढ़ चुके हैं। इस प्लांट में ये कौन सा हिस्सा है? जोर से बोलिए। स्टेम है। ये कौन सा हिस्सा है? लीफ है ना? ये कौन सा हिस्सा है? रूट है। चलिए इधर आते हैं। इस प्लांट में ये कौन सा हिस्सा है? रूट है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये हिस्सा कौन सा है? लीफ है या स्टेम है? ये तो लोग सहमत है कि लीफ है। चलिए मैं आपके अकॉर्डिंग लीफ लिख देता हूँ। तो अब स्टेम कहाँ गया? नहीं पाया जाता है। स्टेम नहीं पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है और तना नहीं पाया जाता है। आपका पूर्व ज्ञान बहुत अच्छा है। वापस में लाते, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। फर्स्ट आकारकी को देखें, क्लियर? जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं इनकी बाय आकारकी ये कहती है कि ऐसे पादपों में पत्ती अनुपस्थित होती है या तो ना के बराबर पाई जाती है। कंप्लीटली हम एक प्लांट की कल्पना करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है और इसी से टॉपिक भी समझ में आ गई। जिन पादपों में पत्ती अनुपस्थित होती है
और तो वो पत्ती जाती कहाँ है? द लीफ इज कम्प्लीटली मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइंस में बदल जाती है, पत्तियां कांटों में बदल जाती है। अब कारण क्या है? देखिए, जहां पर ये प्लांट विकसित हुए हैं वहां पर पहले से ही वाटर नहीं है। ऑलरेडी आप जानते हैं, मान लीजिए कि ये कोई जर्नल किसी प्लांट्स की पत्ती है जो मीजोफिटिक कंडीशन के प्लांट हैं, इनका हम तना यानी इनका टीएस सेक्शन पत्ती का काट देते हैं तो देखेंगे इन पत्ती में बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी, ऊपर की तरफ, और एपिडर्मिस में देखें स्टोमेटा होंगे। क्या होंगे? स्टोमेटा। इसी प्रकार इन पत्ती में फिर कॉर्टेक्स होगा, देन वैस्कुलर बंडल होगा, फिर नीचे की तरफ एपिडर्मिस होगी, और एपिडर्मिस अगर यह पत्ती मोनोकाट की है तो दोनों तरफ स्टोमेटा होंगे। क्लियर? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या समझा रहा हूं उसको अंडरस्टूड करने का प्रयास करें। ये पत्ती एक मध्योद्भिद पादप की है, हमने इसका तना काटा, इसका पत्ती का सेक्शन काटा, देन उसे माइक्रोस्कोप पे रखा तो हमें क्या संरचना दिखाई दे रही है? अंदर कॉर्टेक्स है, वैस्कुलर बंडल है, बाहर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस की कोशिकाओं में स्टोमेटा प्रेजेंट है, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। अब देखें, जोड़ देता हूं कार्य को। पत्ती का कार्य क्या है? यहां से जल रूट से कहां जाता है? तने में, बार बार दोहरा रहे। जल कहां पहुंचता है? पत्ती में। इसी दौरान कल्पना करेंगे सूर्य की किरणें पत्ती पर पड़ती हैं तो स्टोमेटा की कोशिकाएं गार्ड सेल ओपन हो जाती हैं। देन जैसे ये ओपन होती हैं, जल वाष्पित होकर बाहर निकलना प्रारंभ होता है। तो जितना जल यहाँ से चढ़ता है उतना जल धीरे धीरे इवोपरेट होता चला जाता है। इधर आओ, इधर जल है ही नहीं तो पत्ती भी नहीं है, पत्ती नहीं होगी तो स्टोमेटा नहीं है। अब सूरज की किरणें खुले या सूरज ऊपर से और थोड़ा नीचे आ जाए, स्टोमेटा ओपन होने वाला नहीं है। स्टोमेटा अगर ओपन नहीं होगा तो जल का, वाटर का लॉस कम होगा और ये पौधे कम जल में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। कितने लोगों को एडाप्टेशन समझ में आए? यानी द लीफ इज completely modified into the spines in the xerophytic plants because the stomata is absent and the less stomata develop and the minimum transportation of the water in evaporation process। फटाफट लिखेंगे। ये हेडिंग आपने किया है आकारिकी में अनुकूलन और उसकी फर्स्ट हेडिंग कर लेंगे पत्ती। लिखें समानता। समानता मरुद्भिद पादपों में, मरुद्भिद पादपों में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। समानता मरुद्भिद पादपों में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं, लिखकर सुनिए। पत्तियां अनुपस्थित होती हैं जो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां अनुपस्थित होती हैं जो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। उदाहरण लिख लीजिए, नागफनी ब्रैकेट में कैक्टस, नागफनी कैक्टस, नागफनी कैक्टस। मैंने अपनी लाइफ का लास्ट एग्जाम नीट वाला जब दिया, अब उसके नीट एग्जाम का पहला पेज हमने खोला, वहां बॉटनी का पहला क्वेश्चन लिखा था। 2019 के नीट एग्जाम के पहले पेज का पहला क्वेश्चन लिखा था, leaf is modified in the parts of the spines each dash mesophytic, hydrophytic, xerophytic, हेलोफिटिक। किस पर टिक करेंगे? जीरोफिटिक। मतलब जो पहली लाइन आपने लिखा है ये नीट का 1 साल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो दिस इज द लीफ पोर्शन एंड मॉडिफिकेशन इन लीफ। एक ही मॉडिफिकेशन में लिखा रहा हूं। दूसरा देखिए, आपने कहा कि ये तना है, ये कहा था। देखिए, इसको आप पत्ती कह रहे थे तो मैंने लेबलिंग कर दी है। अब आप जान गए हो तो बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ी देर के बाद? तना। दिस इज द स्टेम पोर्शन। अभी आप जो कहो मैं लिख दूंगा। दिस इज द स्टेम। अब स्टेम की तरफ चलते हैं। जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं इनका तना फ्लेसी हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। दोबारा सुनेंगे, जितने भी मरुद्भिद पादप हैं इनका तना मोटा, मांसल, हरे रंग का हो जाता है। अब यहाँ पर तो पत्ती है नहीं, तो पत्ती का एक और कार्य क्या होता है? जोर से बोले। वाष्पोत्सर्जन के अलावा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ही किसी पादप के जीवन का आधार है।
तो हमने तो इशारों में तुरंत कह दिया कि पत्ती नहीं पाई जाती है, कांटे में बदल जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं आपका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सर पत्ती नहीं होगी तो ये पादप जिंदा कैसे रहेंगे? समझ गए ना? Yes, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? मैं क्लियर कर देता हूँ। इनकी पत्ती की जगह पर पत्ती वाला कार्य कौन करेगा? तना करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है। और सुनिएगा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जीरोफिटिक, जैसे अपुंसिया, उनके तने को फिल्लोक्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्लोक्लेड। मार्कोलॉजी मैंने पढ़ा दिए है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम थॉर्न डेवलप हो जाता है, जैसे बबूल का पौधा, याद है? इतनों को याद है, बड़े बड़े कांटे, समझ गए ना? और बैर का पौधा। कुछ पादप और हैं जिनमें क्लेडोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लेडोड, लाइक यूफार्बिया का प्लांट। कौन सा प्लांट? यूफार्बिया। तो लिखिए इनके बारे में, तने के बारे में। एलोवेरा जीरोफिटिक प्लांट्स है, उनमें तना पाया जाता है, पत्ती नहीं पाई जाती है, पत्ती कांटे में बदल जाता है। जो पार्ट्स हम पल्प के रूप में यूज करते हैं, दिस इज नॉट पार्ट्स ऑफ द लीफ, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द स्टेम। और उसके अंदर जो वो तरल पदार्थ भरा है वह लेटेंकिल से निर्मित होता है और वह उन्हें उस जीरोफिटिक कंडीशन में जीवित रखने में सहायता करता है। तो लिखें इनके बारे में पहले, फिर मैं उसके लिए रिमार्क लिखा देता हूँ। लिखें तने के लिए सेकंड पार्ट्स लिखें। तने का पहला पार्ट लिखना है सर? नहीं सर, सेकंड। पहला क्या लिखें? पत्ती। तने का पहला है ना? लिखे नंबर 1 करके लिखे, तने में डैश करके। इनका तना मुख्य रूप से मोटा मांसल व हरे रंग का, इनका तना मुख्य रूप से मोटा मांसल व हरे रंग का होता है। मोटा मांसल व हरे रंग का होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है तथा तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हो गया? नेक्स्ट लिखें। तना का मॉडिफिकेशन आपने लिखा है। देन लिखेंगे अगला जड़ का मॉडिफिकेशन, यानी जड़। दोनों को जोड़ देते हैं। पहले वाले जड़ में जो आपने हाइड्रोफिटिक पढ़ा था, मूल रोम नहीं थे। दूसरे वाले में मूल रोम थे और तीसरे वाले में मूल रोम अधिक पाए जाएंगे। क्लियर? समझ पा रहे हैं? क्यों? पहले में जल ही जल था, दूसरे में सामान्य जल था, तीसरे में जल है ही नहीं, दूर दूर से खींच कर लाना है, तो अधिक मूल रोम विकसित होते हैं। समझ गए ना? लिखे, इनके जड़ों में अधिक मूल रोम विकसित होते हैं। इनके जड़ों में अधिक मूल रोम विकसित होते हैं। अधिक मूल रोम विकसित होते हैं। अधिक मूल रोम विकसित होते हैं। ठीक है? देन हेडिंग डाल लेंगे, आंतरिक संरचना में अनुकूलन। आंतरिक संरचना में अनुकूलन। घर की तरफ तो कोई नहीं देखने लगे। आंतरिक संरचना में अनुकूलन में आज चैप्टर समाप्त करके भेजूंगा, सुन लीजिए। आंतरिक संरचना में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन एनाटॉमी। क्या आंतरिक संरचना में अनुकूलन है? पहले मैं बोल देता हूं, फिर 2 लाइन में लिख लेने। पहला एडाप्टेशन होगा कि ऐसे प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वेस्कुलर बंडल का जाइलम जब ज्यादा सक्रिय होगा तो अधिक जल का संवहन कर सकता है। दूसरा, इन प्लांट्स में लीफ नहीं है। तो आप कल्पना करो, मैंने ये जो प्लांट्स बनाया है अपुंसिया का, मान लीजिए 15 से 20 भागों में बटा हो लीफ का स्टेम के पोर्शन में, तो पत्तियां ज्यादा होती हैं तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकती है। यहाँ कम तना का हिस्सा है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, यानी उसमें भोजन का स्थानांतरण ज्यादा होना प्रारंभ होना चाहिए। तो जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक अधिक विकसित होते हैं, वेस्कुलर बंडल भी वेल डेवलप होता है। साथ में और देखिएगा, आपने कुछ ऐसे पादप देखे होंगे लाइक एलोवेरा, आज जाकर उखाड़ लीजिएगा और फिर उसको कुछ देर, कुछ 4, 5, 10 दिनों के लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसे स्थान पर छोड़ दीजिएगा जहां पर सीधे सन की लाइट ना आती हो। फिर 10 दिन के बाद फिर मृदा हटाइएगा और रोपित कर दीजिएगा, फिर वो हरा हो जाएगा। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि इनके आंतरिक संरचना में मीजोफिल सेल के अंदर
अधिक इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है, जो अधिक स्टार्च को संचित कर लेते हैं, मंड को संचित कर लेते हैं और अधिक समय तक उन्हें ब्रेक डाउन करके अपना ऊर्जा या पोषण करते रहते हैं। ये दो एडाप्टेशन लिखेंगे। आंतरिक संरचना में लिखें नंबर 1, इनके आंतरिक भाग में संवहन मंडल पूर्ण विकसित, जाइलम फ्लोएम अत्यंत विकसित होता है। आंतरिक भाग में संवहन मंडल पूर्ण विकसित, जाइलम फ्लोएम अत्यंत विकसित होता है। पूर्ण विकसित, जाइलम फ्लोएम अत्यंत विकसित होता है। बातों में मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखें, कम वर्डों में पूरा लिख रहे हो। पूर्ण विकसित और अत्यंत विकसित में अंतर है। पूर्ण विकसित मतलब वेल डेवलप्ड, क्लियर, एंड अत्यंत विकसित का मतलब वेल डेवलप्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा विकसित होना। नेक्स्ट लिखे नंबर 2, इनके तने वाले आंतरिक भाग में अधिक अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है। तने वाले आंतरिक भाग में अधिक अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है। अधिक अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है, जिसके कारण मंड का संचय अधिक हो सकता है। जिसके कारण मंड का संचय अधिक हो सकता है। अधिक हो सकता है। एलोवेरा के लिए एक रिमार्क लिख लेंगे। एलोवेरा में 2 मॉडिफिकेशन है। कितने लोगों ने एलोवेरा का प्लांट देखा है? अभी तक तो केवल देखा है, आज बायोलॉजी की आंखों से देखेंगे। आज आपके पास बायोलॉजी की आंख आ जाएगी। एक प्लांट उखाड़िएगा, उस प्लांट की जड़ ऊपर ही पाई जाएगी। किसी भी एलोवेरा की रूट्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके नहीं जाती है। कारण क्या है? मृदा के ऊपरी भाग में जो अधिक नमी होती है, एलोवेरा की जड़ ऊपरी भाग में ही डेवलप होती हैं, इसलिए वह अधिक जल को अवशोषित कर सके। दूसरा, एलोवेरा के मुख्य भाग में एक पल्प निर्मित होता है, गाढ़ा द्रव लेटिंकल्स निर्मित होता है, जिससे नमी को कंप्लीट मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। तो लिखे नेक्स्ट रिमार्क में, एलोवेरा ब्रैकेट में घृत कुंवारी। एलोवेरा हिंदी में इसे घृत कुमारी कहते हैं। एलोवेरा ब्रैकेट में घृत कुमारी जैसे मरुद्भिद पादपों में, घृत कुमारी जैसे मरुद्भिद पादपों में, घृत कुमारी जैसे मरुद्भिद पादपों में जड़ें कम विकसित होती हैं और मृदा के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। जड़ें कम विकसित होती हैं और मृदा के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं तथा पत्तियों के भाग में द्रव्य पदार्थ संचित रहता है। पत्तियों के भाग में द्रव्य पदार्थ संचित रहता है। द्रव्य पदार्थ संचित रहता है। ठीक है, इक्वल टू लिख लेंगे उसी में। ज्यादातर घृत कुमारी पादपों में क्या लिखा है पूरा बोले। आज मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि लीफ इज एब्सेंट, तो पत्ती की जगह तना कर ले। तने के भाग में द्रव्य पदार्थ संचित रहता है। एक पॉइंट और लिखे एलोवेरा के लिए, उसी में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। अधिकतर घृत कुमारी पादप अपस्थानिक जड़ों वाले होते हैं। घृत कुमारी पादप अपस्थानिक जड़ों वाले होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। अब एक प्लांट के लिए 2 लाइन केवल लिखना है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना है। हेडिंग डालकर समाप्त कर लेंगे पूरा चैप्टर। लास्ट हेडिंग आपका क्या होगा?
लवण मृदोद्भिद पादप, हेडिंग डालेंगे लवण मृदोद्भिद पादप, हेलोफिटिक प्लांट्स। कोई मॉडिफिकेशन है नहीं टॉपिक में, सिलेबस में तो नहीं पढ़ेंगे, बट इनके बारे में जान लेते हैं। एक साल में एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का कि लवण मृदोद्भिद पादप किसे कहते हैं, इसलिए मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो उनको इसमें सम्मिलित कर लिया था कि हम यहीं पर समझ पाए कि लवण मृदोद्भिद क्या है। देखिए लवण मृदोद्भिद 2 शब्द को क्लियर कर रहे हैं। पहला शब्द का क्लियर हो रहा है लवण, क्या क्लियर हो रहा है, लवण मीन्स साल्ट, क्लियर। मृदोद्भिद मीन्स क्या होगा, मृदा, क्लियर। भिद मीन्स होता है पादप, ऐसे पादप जो लवण युक्त मृदा में पाए जाएं। दोबारा सुनेंगे, ऐसे पादप जो कहाँ पाया जाए, लवण युक्त मृदा में पाया जाए, यानी जहां पर लवण की अधिकता हो, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, लवण मृदोद्भिद पादप कहेंगे। तो लिखें इनके बारे में, पृथ्वी के कुछ पादप अधिकतम लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं। पृथ्वी के कुछ पादप अधिकतम लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, अधिकतम लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, जिन्हें लवण मृदोद्भिद पादप कहते हैं। लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, जिन्हें लवण मृदोद्भिद पादप कहते हैं। लवण मृदोद्भिद पादप कहते हैं। उदाहरण लिख लेंगे, सुएडा फ्रूटिकोसा, फर्स्ट उदाहरण लिखें, सुएडा फ्रूटिकोसा। कई बार प्रयास किया कि इस पादप को ढूंढने का और ये मिला नहीं। कारण बताऊं, यह प्लांट मुख्य रूप से या तो पश्चिम बंगाल में मिल सकता है या फिर यह प्लांट मुख्य रूप से तमिलनाडु में मिल सकता है। इसका कारण ये है कि उस मृदा में MgCl2 का अमाउंट अधिक होता है, जबकि यूपी के क्षेत्रों में MgCl2 की अमाउंट वाली मृदा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो फर्स्ट प्लांट कौन सा होगा, सुएडा फ्रूटिकोसा। सेकंड लिख लेंगे, नंबर 2। दूसरा है हेलोजाइना सैलिकोर्निया, हेलोजाइना सेनिकोर्निया, सेनिकोर्निया, हेलोजाइना सेनिकोर्निया, दिस इज द सेकंड प्लांट। आपको इन दोनों उदाहरण को याद रखना है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि निम्न में से लवण मृदोद्भिद पादप हैं, क्लियर। इसी में से 2 उदाहरण में से एक देगा जो आपको बताना है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक्स, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और टॉपिक थी, ठीक है, एडाप्टेशन, और चैप्टर था जीव और समष्टियां। अब मैं फटाफट बोल देता हूँ क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। शुरुआत से लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया पारिस्थितिकी